again. I'm Vishal sir. Welcome to Vishal classes. और आज विक्ट्री बैच 2K23 का कितना दिन है स्टूडेंट्स? थर्ड डे. कितना दिन है? थर्ड डे. विक्ट्री बैच 2023 बाय विशाल क्लासेस. इस बैच में हमारा एम है, इस बैच में मैं ऐसे इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ हर सब्जेक्ट के कि जिसके बोर्ड्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है. और अगर आप मेरी इंपॉर्टेंस करते हो, मेरी गारंटी है आपको 85+% इस साल मिल जाएगा. अब हम लोग ये लेक्चर मेरे क्लासेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं. मेरे क्लासेस के स्टूडेंट्स बैठे हैं जो ये लेक्चर नहीं यहाँ पर बैठकर नहीं देख पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, उनके लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है. ओके, सो हर रोज की तरह आपको नोटबुक पेन निकाल लेना है. जो मैं समझा रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है. अगर नोट्स देखने में कोई भी दिक्कत आ रहा है, अगर आप वीडियो की क्वालिटी 720 पे रखकर देखते हो तो सारे नोट्स आपको क्लियर नजर आएंगे. लेकिन वीडियो की क्वालिटी अगर आप 360 के नीचे लेकर आते हो तो शायद से ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी अलग से एक पीडीएफ बना रहा हूँ और हमारे वेबसाइट पे उसको अपलोड करने जा रहा हूँ. वेबसाइट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है. पिछले और दो वीडियो डे 1 डे 2 के वीडियो शूट होकर यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो चुकी है. अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इसी चैनल पे पिछले दो वीडियो आप देख लेना. इसी साइंस 1 का मैंने लिया हुआ है. पहला वीडियो चैप्टर 1 का है, दूसरा वीडियो चैप्टर 2 और 3 का है. टुडे इज द थर्ड डे एंड वी आर डूइंग चैप्टर 4 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, वन शॉट वीडियो. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर में का सबसे पहला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फॉर्मूलाज एंड यूनिट्स. तो किन चीजों के फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं? सबसे पहले आपको याद करना है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला. इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? I से रिप्रेजेंट किया जाता है. I इक्वल्स टू V. V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस. V का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय R. R का मतलब होता है रेजिस्टेंस. R का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस. अच्छा, I इक्वल्स टू V अपॉन R, ये फॉर्मूला है, याद रहेगा. इसका SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर. मतलब करंट को जब भी लिखा जाएगा उसका जो वैल्यू रहेगा उसके वैल्यू के बाजू में आप क्या लिखोगे? एम्पियर. जैसे सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, वैसे ही करंट को जब आप लिखोगे तो उसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर. ओके, एम्पियर को रिप्रेजेंट किया जाता है A से भी. अगर आप A लिखोगे वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्पियर रिप्रेजेंट करता है. ओके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद करना है. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक करंट दैट इज I. मतलब R इक्वल्स टू V इनटू I. और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम. इसको ये साइन से भी बताते हैं. तो जहां पर ये साइन होता है उसका मतलब क्या होता है? ओम. जैसे इलेक्ट्रिसिटी को किसमें हम लोग मेजर करते हैं? एम्पियर में. तो जब आप किसी चीज का रेजिस्टेंस निकालोगे, रेजिस्टेंस को किसमें मेजर किया जाता है? ओम्स. ओम्स का अलग से लॉ भी है, अगर आप टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ोगे. तो आपका ओम्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. ओके, देखो ये एक बार में वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना है तो पूरा बुक का एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता. मतलब पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है. अगर ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद टाइम बचता है तो वापस मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे लेसन्स को एक बार फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा. मतलब मेरा मोटिव क्या है, मेरा एक एम है कि मैं एक वीडियो के अंदर पूरा साइंस 1 एक्सप्लेन करूं, ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक टुगेदर, सारे लेसन्स को एक बार कर दूं. वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लाइक 3 आवर, 3.5 आवर, 4 आवर का वीडियो हो सकता है, बट उसको अगर आप एग्जाम के पहले देखोगे तो आपका पूरा साइंस 1 क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए फिर बैक टू द लेक्चर. रेजिस्टेंस समझ में आया. आफ्टर रेजिस्टेंस लेट्स कम टू इलेक्ट्रिकल पावर. इलेक्ट्रिकल पावर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? P. P का मतलब क्या होता है? पावर. पावर इक्वल्स टू V. V का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट. क्या ये सेम सेम नहीं लग रहा है? लग रहा है सेम सेम. मतलब रेजिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर. बस रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम. और जब आप इलेक्ट्रिक पावर निकालोगे तो उसको वॉट में मेजर किया जाता है. किसमें मेजर किया जाता है? वॉट. आपने बैटरीज में भी देखा होगा, बैटरीज में या सर्किट वर्किट कहीं पे आप कोई सर्किट के बाहर भी लिखा रहता है कितने वॉट का करंट है यहाँ पर. ठीक है, वोल्ट अलग होता है, वॉट अलग होता है. तो इलेक्ट्रिक
पावर को किस में मेजर किया जाता है? वॉट में मेजर किया जाता है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हीट। क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रिक सर्किट में जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो थोड़े अमाउंट में क्या जनरेट होता है? हीट जनरेट होता है। हीट क्यों जनरेट होता है? ड्यू टू रेजिस्टिविटी। किसके वजह से? इलेक्ट्रिक सर्किट में जब भी करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टिविटी जनरेट होती है और रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। तो हीट कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि इस सर्किट में कितना हीट जनरेट हुआ? हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर, दैट इज करंट स्क्वायर, इनटू R। R का मतलब क्या? रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाय T। T यानी कि टाइम। मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया, देखो T इक्वल्स टू टाइम। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड्स। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड्स। हीट को किस में मेजर करते हैं? जूल्स। हीट को किस में मेजर करते हैं? जूल में मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अभी जो मैं V बता रहा था, यहाँ पे हर जगह पर V है, तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस V को कैसे निकालोगे? V इज इक्वल टू I इंटू R। V का मतलब क्या है? I इंटू R। V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इंटू रेजिस्टिविटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? V को हमेशा किस में नापा जाता है? वोल्ट में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? वोल्ट। ओके, तो ये सारे फॉर्मूला और ये सारे एसआई यूनिट आपको याद होने चाहिए इस चैप्टर में। इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी पूछा जा सकता है, वन सेंटेंसेस, जो भी, मतलब अलग अलग तरीके से इन चीजों को पूछा जा सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द प्रिंसिपल। अब किन चीजों के प्रिंसिपल्स आपको पूछे जा सकते हैं? तो इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। ओके, सो सबसे पहले नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक मोटर। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, सो फर्स्ट स्टेट द प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? क्योंकि ये आपका स्कूल कॉलेज वाला प्रिंसिपल नहीं है। साइंस में कोई भी चीज जब वर्क करता है, मतलब वो काम करता है, वो किसी ना किसी एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे काम करता है। मतलब किसी ना किसी एक फॉर्मूला या किसी ना किसी एक चीज के ऊपर वो चीज वर्क करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है? तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल डेफिनेशन याद कर लो। When an electric current is passed through a conductor, कंडक्टर मतलब पता है ना आपको, ऐसी कोई भी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर ले लो, कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, मतलब कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दोगे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने का दो सोर्स होता है, पता है ना आपको। एक हमारे घर पे जो सर्किट होता है वहां से हम इलेक्ट्रिक सप्लाई दे सकते हैं, या फिर बैटरीज होती है, बैटरीज से भी हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई दे सकते हैं। जो हमारे घर से सप्लाई आता है उसको हम लोग एसी करंट बोलते हैं। कौन सा करंट बोलते हैं? एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और जो बैटरी से करंट मिलता है उसको डीसी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट, यानी कि डीसी करंट। तो किसी भी सर्किट को, किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने के दो सोर्सेज है, एसी सोर्स या फिर डीसी सोर्स। तो आपने कंडक्टर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया, प्लेस्ड नॉर्मली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको सप्लाई दे रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का, और इसके आसपास मैग्नेट रख दो। ये बाजू एक मैग्नेट, ये बाजू एक मैग्नेट। अब ये बाजू का जो मैग्नेट होगा वो नॉर्थ पोल होगा, ये बाजू का साउथ पोल होगा। तो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, किसके कारण? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ये जो चीज है ये क्या होने लगेगी? घूमने लगेगी। ये क्या होने लगेगी? तो जब भी आप किसी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे और उसको मैग्नेट्स के बीच में रखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन के कारण ये चीज क्या होना स्टार्ट हो जाता है? रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। A force act on the conductor as a result of which the conductor begins to move and mechanical energy is obtained. आपने इसको कौन सी एनर्जी दी? इलेक्ट्रिक एनर्जी दी। आपने इसको कौन सी एनर्जी दी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जाते ही ये कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ? मतलब सिंपली इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है? वापिस एकदम सिंपल में, कंडक्टर लिया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, कंडक्टर को मैग्नेट के बीच में रख दिया, मैग्नेट के बीच में रखने की वजह से कंडक्टर क्या होने लगता है? घूमने लगता है। आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया लेकिन उसको मैग्नेट के बीच में रखने से वो क्या स्टार्ट हो जाता है? घूमना। इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आया? इलेक्ट्रिक जनरेटर एकदम सिंपल। ओके,
इलेक्ट्रिक मोटर था, इलेक्ट्रिक मोटर। अब आ रहा है इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब आ रहा है क्या? इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जनरेटर में अलग होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ पे आपको कंडक्टर को इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रहा है, तब वो मैकेनिकली घूम रहा है। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, इसको आपको घुमाना होगा और इसको घुमाने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, उल्टा। बट इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, किसी भी मैग्नेट के बीचों बीच अगर आप कंडक्टर रखते हो, हाँ, और उसको घुमाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा था मैकेनिकल एनर्जी। इसमें क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी आपको चाहिए, इसको घुमाना पड़ेगा, और इसके घुमाने के वजह से मैग्नेट के बीच में रख के अगर आप कंडक्टर को घुमाओगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी। याद रहेगा, सिंपल। इलेक्ट्रिक मोटर का उल्टा है इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, फिर आता है एक डिवाइस जिसका नाम है एमीटर। क्या नाम है, एमीटर। अच्छा, एमीटर का मेन प्रिंसिपल क्या है, द मेन प्रिंसिपल ऑफ एमीटर दैट इट मस्ट हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या, देखो कुछ कंडक्टर होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फटाफट जाती है, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फटाफट जाती है, और कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी क्या जाती है, स्लो, धीरे धीरे जाती है। तो जिनसे धीरे धीरे जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, उनका रेजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा। रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बढ़ जाएगा। देखो दो तरीके के लोकल होते हैं, दो तरीके के, हाँ, एक बुलेट ट्रेन होता है और एक हमारा नाला सुपारा टू चर्चगेट वाला लोकल। अच्छा, बुलेट ट्रेन ज्यादा तेज चलता है या लोकल ज्यादा तेज चलता है, बुलेट ट्रेन ज्यादा तेज चलता है। अब समझ जाओ, बुलेट ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी है, बुलेट ट्रेन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। लोकल ट्रेन भी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, लेकिन बुलेट ट्रेन फास्ट चल रहा है क्योंकि रेजिस्टिविटी कम है। क्या कम है, रेजिस्टिविटी कम है, इसीलिए बुलेट ट्रेन क्या चल रहा है, तो रेजिस्टिविटी कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी तेज दौड़ेगा। अब लोकल ट्रेन का हम लोग लेते हैं, लोकल ट्रेन स्लो, रुक रुक के जा रहा है क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो करंट क्या होगा, रुक रुक के कम फ्लो होगा। समझ में आ रहा है। अब एमीटर क्या कर रहा है, एमीटर में रेजिस्टिविटी एकदम कम होती है, और कम होने के कारण कौन सा ट्रेन, बुलेट ट्रेन, यानी कि करंट कैसा फ्लो हो रहा है, एकदम फास्ट फ्लो हो रहा है। तो एमीटर के अंदर रेजिस्टिविटी कम होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, फास्ट फ्लो होती है। और इसको किस में यूज किया जा सकता है, सीरीज वाला सर्किट। दो सर्किट होता है, अगर आप ये चैप्टर पढ़ोगे या आपका पढ़ के हो चुका होगा तो आपको पता होगा, पैरेलल एक सर्किट होता है और एक सीरीज में सर्किट होता है। पैरेलल में देखना ऐसे ऊपर नीचे रहता है, ऐसे ऊपर नीचे रहता है, ऐसे ऊपर एक, इधर एक और इधर एक, ये तीन सर्किट पैरेलल में रहता है, और सर्किट में ऐसे सामने सामने रहता है। तो ये जो एमीटर है ये किस में काम करता है, सीरीज वाले सर्किट में। किसमें काम करता है, पैरेलल में काम नहीं करता। सीरीज में कौन काम करता है, एमीटर। समझ में आया, पक्का याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन है भूल जाओगे तो याद करने का, लोकल ट्रेन और बुलेट ट्रेन, ठीक है। फिर आ रहा है वोल्ट मीटर। क्या आ रहा है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यस, जोश लाओ, थोड़ा जोश लाओ। क्या आ रहा है, जोर से बोलेंगे, क्या आ रहा है, वोल्ट मीटर। वेरी गुड, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर का बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वोल्ट मीटर इज दैट इट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। इसको किसमें कनेक्ट कर रहे थे, सीरीज सर्किट में। वोल्ट मीटर को किसमें कनेक्ट करोगे, पैरेलल वाले सर्किट में। समझ में आया, उल्टा, समझ में आया, उल्टा, इन विच वोल्टेज इज टू बी मेजर। अच्छा, वोल्ट मीटर के नाम से पता चल रहा है, इसको किसको नापने के लिए बनाया गया है, किसको मेजर करने के लिए बनाया गया है, वोल्टेज इक्वल्स टू वोल्ट मीटर। समझ में आया। तो एमीटर क्यों बनाया, इलेक्ट्रिसिटी, करंट मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए, देखो एम्पियर, एमीटर किधर गया, वोल्टेज किधर गया, वोल्टेज, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है। एमीटर, एम्पियर किसके लिए है, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट, सबसे ज्यादा। कभी आप किसी रिपेयर वाले के पास गए होंगे, घर का आपका कोई सामान खराब हो गया, आपका मोबाइल है, मोबाइल सब लोग यूज करते हैं, ठीक है, मोबाइल बहुत ज्यादा खराब होता है, ये डिवाइस बहुत ज्यादा खराब होता है। आप जब भी मोबाइल रिपेयर करवाने वाले के पास मोबाइल लेकर जाओगे, वो एक डब्बा निकालता है,
येलो कलर का डब्बा रहता है, कैलकुलेटर जैसा नजर आता है, कभी कभी वो गेम जैसा भी नजर आता है। उसको एक छोटा सा डिस्प्ले रहता है और उसके अंदर से दो वायर निकला रहता है, एक ब्लैक कलर का एक रेड कलर का, या एक येलो कलर का एक रेड कलर का। वो अलग अलग जगह पे छुआ के देखता है, तो उस मीटर में ना रीडिंग आती है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। आपके सर्किट में करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर ये तो बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन, क्यों, कौन से तरफ से आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन कैसा है वो भी। The deflection of its pointer is usually proportional to the current। उसमें ना एक कांटा होता है जिसको डिफ्लेक्टर बोलते हैं। वो डिफ्लेक्टर कौन सी तरफ मूव हो रहा है, इससे देखकर पता चल सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी कौन से साइड से फ्लो हो रहा है। समझ में आया? गैल्वेनोमीटर कहाँ यूज होता है? सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस को और इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन को देखने के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये आपका राइट हैंड है, ओके, राइट हैंड, एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड। तो अपना लेफ्ट हैंड ले लो, एकदम सिंपल में करेंगे। दिस इज योर लेफ्ट हैंड, ओके, टेक योर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड का क्या लेना है आपको? थंब लेना है, इंडेक्स फिंगर लेना है, मिडिल फिंगर, ये तीनों चीज लेना है आपको। ओके, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है। इनको स्ट्रेच करना है, ऐसे स्ट्रेच करना है, ऐसे, ये ऐसे ऑटोमेटिक आपका ऐसे स्ट्रेच होगा, ऑटोमेटिक ऐसे स्ट्रेच होगा, आपको प्रेशर लगाने की भी जरूरत नहीं है, देखना ऑटोमेटिक ऐसे स्ट्रेच होता है। गॉट इट? हाँ, तो स्ट्रेच करने पे आपका जो इंडेक्स फिंगर है, कौन सा इंडेक्स फिंगर? दिस इज योर इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। इंडेक्स फिंगर क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब क्या बताएगा? थंब डायरेक्शन ऑफ करंट। कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन बता रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर। और ये वाला क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। इजी, याद रहेगा पक्का, ठीक है। नेक्स्ट, राइट हैंड थंब रूल। अब लेफ्ट हैंड हो गया, अब क्या यूज करना है आपको? राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल में एग्जाम के पहले हम लोग क्या करते हैं? एग्जाम के पहले क्या करते हैं? दोस्तों को क्या देते हैं? ऑल द बेस्ट देते हैं। यस, टीचर्स ऑल द बेस्ट देते हैं, स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट देते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट वाला एक्शन करना है आपको, ऑल द बेस्ट वाला एक्शन करना है राइट हैंड से, ठीक है। और उसके बीच में एक पेंसिल या पेन पकड़ लेना है, पेंसिल या पेन पकड़ लेना है ऐसे, ठीक है। ये पेंसिल या पेन है, ओके। इसमें क्या हो रहा है? आपका थंब है, ये थंब है आपका, हाँ, ये कंडक्टर है, ये जो आपने बीच में पकड़ा है ना हाथ में, पेन या पेंसिल जो भी कुछ आपने लिया है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर। और ये जो थंब है ये करंट है। मतलब कंडक्टर में करंट कहां की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस इज कंडक्टर, आपने ऐसे लिया इसको। ये थंब मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी कहां जा रही है? करंट ऊपर फ्लो हो रहा है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी ऊपर फ्लो होगा, ये देखो जो उंगलियां आपकी कर्ल्ड हो रही है ना, कर्ल्ड फिंगर यानी जो घूम रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या प्रोड्यूस हो रहा है? समझ में आया आपको? देखो, कर्ल्ड फिंगर इक्वल्स टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मतलब कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे 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 इसके आसपास क्रिएट होगा। गॉट इट? राइट हैंड थंब रूल, इजी, एकदम सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड। जब भी हमारे घर में इलेक्ट्रिकल वायर्स हम खरीद कर लाते हैं, पता है ना आप सबको, हार्डवेयर की दुकान से खरीद कर लाते हैं, हाँ, ये जो वायर होता है, देखो मेरा माइक भी कनेक्टेड है, मेरा माइक भी कनेक्टेड है, ये वायर है, हाँ। इस वायर के अंदर ज्यादातर कौन सा मेटल यूज किया जाता है? कॉपर और एल्यूमिनियम। ऐसा क्यों ऐसा? क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहला पॉइंट, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड पॉइंट, दे हैव लो रेजिस्टिविटी। लो रेजिस्टिविटी, बुलेट ट्रेन कैसा जाता है? फास्ट। रेजिस्टिविटी कम है, इसके लिए करंट कैसा फ्लो होता है? एकदम तेज। ये दोनों मेटल में रेजिस्टिविटी बहुत कम है, इसीलिए इन दोनों मेटल से कैसा फ्लो होता है? करंट फास्ट फ्लो होता है। लो हीट इज प्रोड्यूस्ड। अगर रेजिस्टिविटी कम होगा तो हीट भी क्या होगा? कम होगा। देयरफॉर कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर। इसीलिए अच्छे से आपका इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होना चाहिए, इसलिए हमेशा कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर को यूज किया जाता है।
Okay, got it? Easy. Question number 6. Why fuse is important in electric circuit? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज का क्या काम होता है? फ्यूज पता है ना? हाँ। कभी आपने फ्यूज देखा है? छोटा सा होता है, कांच का एक छोटा सा पतला सा पाइप जैसा रहता है, ओके, और उसके बीच में ना एक पतला सा वायर रहता है, कॉपर का एकदम पतला, आपके बाल जैसे है ना, हाँ, योर हेयर, वो पतला बाल जितना कॉपर का वायर एक कांच के गोल पाइप जैसे चीज के अंदर रहता है, ठीक है, और किसी भी सर्किट के अंदर उसको जगह जगह पे लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो हो गई, बाई चांस इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आ गई, तो आप जो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कोई भी अप्लायंसेस यूज कर रहे हो, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ज्यादा वोल्टेज आने से आपका वो जो डिवाइस है वो क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। तो जब भी ज्यादा फ्लो आता है उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टिविटी की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होने के कारण वो क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होके क्या हो जाता है? कट जाता है, और कट जाने की वजह से पावर सप्लाई क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, और ज्यादा वोल्टेज आपके अप्लायंसेस पे लगने से बच जाता है, और आपका अप्लायंसेस सेफ रहता है। आपको बस वो फ्यूज क्या करना रहेगा? चेंज करना रहेगा। वो जो फ्यूज जल गया आपका, जो जिसका वायर कट गया है, उसको चेंज करके मार्केट से नया फ्यूज लाकर लगा देना है। फ्यूज बहुत ही सस्ता मिलता है, 10, 20, 5, 25, 30 रुपए के, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए के अंदर, कितने भी अच्छे अप्लायंसेस ले लो, 100 रुपए के अंदर फ्यूज आ जाएगा। और आपका 26,000 का फ्रिज, तो 26,000 का फ्रिज खराब होगा वो चलेगा, या 100 रुपए का फ्यूज खराब होगा वो चलेगा? 100 रुपए का फ्यूज हुआ खराब होगा, आप चेंज करवा सकते हो इजीली, लेकिन फ्रिज खराब हो गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। यस, तो इसीलिए फ्यूज को यूज किया जाता है कहां पर? सर्किट में। फ्यूज प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इट एक्सीड्स अ स्पेसिफिक वैल्यू। एक्सीड अ स्पेसिफिक वैल्यू मतलब हर अप्लायंसेस का एक वैल्यू होता है कि वो इतना ही ले सकता है, इतना ही इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा। अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो फ्यूज वायर क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। इस तरीके से फ्यूज को बनाया जाता है। Hence, circuit break and appliances is protected. जब वायर मेल्ट हो जाता है, सर्किट खत्म हो जाता है, और जो भी आपका अप्लायंसेस है वो जलने से बच जाता है। Got it? Simple. अब आपको बताना है व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट के वजह से बड़े बड़े गोडाउन्स, बड़े बड़े जगहों पे, इंस्टीट्यूट्स पे क्या लग जाता है? आग लग जाता है। ये शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? हाउ डज शॉर्ट सर्किट हैपन? सपोज दो वायर है, एक मार्कर पास करो। सपोज हमारे पास ब्लैक मार्कर है, ऊपर ही है सारे मार्कर, एक ब्लैक मार्कर। सपोज हमारे पास दो वायर है, ठीक है, दो वायर। अच्छा, ब्लैक और ब्लू लेने का रीजन है, एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर। एक कैसा वायर है? लाइव वायर। अच्छा, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम लोग घर का जो कनेक्शन होता है, एसी करंट, वहां पे दोनों पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, दोनों वायर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। एक वायर में होती है, एक वायर में नहीं होती। जिस वायर में इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको लाइव वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइव वायर। और जिसमें नहीं होती उसको न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। और आपने देखा होगा उनमें ना प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ाई होती है। अभी देखो ये वाला वायर में भी प्लास्टिक की कोटिंग, प्लास्टिक या फिर रबड़, इसकी कोटिंग चढ़ाई जाती है। क्यों कोटिंग चढ़ाई जाती है? बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर। और कोटिंग चढ़ाने का एक और रीजन है, अब इलेक्ट्रिकल वायर साथ में जाते हैं, दोनों साइड बाय साइड जाते हैं, तो कभी अगर वो टच हो गए तो क्या शॉर्ट सर्किट होगा? नहीं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने से कौन बचा देता है? ये जो प्रोटेक्शन है, ये जो प्लास्टिक का प्रोटेक्शन रहता है, उसको जो कवरिंग रहती है, वो शॉर्ट सर्किट होने से क्या कर देता है? बचा देता है। लेकिन कभी बाय चांस सपोज उस वायर का कोटिंग निकल गया है, प्लास्टिक की जो कोटिंग थी वो दोनों वायर की निकल गई है, ठीक है, और गलती से लाइव वाला वायर न्यूट्रल वाले वायर से क्या हो जाता है? टच हो जाता है। टच होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट होता है। क्या कुछ रेजिस्टिविटी होगा वहां पर? कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता, और ज्यादा अमाउंट में अचानक से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो सर्किट पे लोड गिरता है, टेम्परेचर बढ़ता है, आग लग जाती है, और पूरा सर्किट क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। बस उसी से बचाने के लिए वायर्स को क्या चढ़ाया जाता है? कोटिंग चढ़ाया जाता है, या तो प्लास्टिक का, रबड़ का, ऐसे कोई भी मटेरियल जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आपको समझ में आया शॉर्ट सर्किट क्या होता है? When live wire touches the neutral wire, a high amount of energy is supplied, resistivity becomes zero, और इतना ज्यादा एनर्जी क्या जनरेट करता है? हीट, आग लग जाती है, और आप जो भी अप्लायंसेस यूज कर रहे हो घर में, कुछ भी हो, आपका पूरा सर्किट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, when a live wire and a neutral wire touch each other, the resistance become less and huge amount of current flow through it and the circuit catches fire. Okay, simple. फिर आ रहा है ओवरलोडिंग। व्हाट इज ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग मतलब मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। हमारे घर पे प्लग होता है, प्लग, हाँ, अभी प्लग में एक ही चीज लगा सकते हैं हम,
ज्यादा चीज लगाना हो तो एक्सटेंशन लगाते हैं। एक्सटेंशन में गोल वाला डब्बा आता है, उसमें 2-3 चीज एक साथ लगा सकते हैं, 2-3-4 चीज एक साथ लगा सकते हैं, राइट। अगर हमने चार्जर लगाया ना, हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड भी है डेमो दिखाने के लिए, राइट। सी ये एक्सटेंशन बोर्ड है, ठीक है, ये एक्सटेंशन बोर्ड है। हाँ, इसको पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिक इसमें कनेक्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट। हाँ, और फिर इसके अंदर देखो कितना पॉइंट है, कितने अप्लायंसेस लगा सकते हैं, 1 2 3, और फिर बटन दबाने से तीनों चीज चलने लगेगी। अच्छा, अब नॉर्मल इस पे अगर आप एक मोबाइल चार्ज के लिए लगा लिया, एक हल्का फुल्का कोई चीज काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन समझो एक पे आपने टीवी लगाया, एक पे आपने फ्रिज लगाया, और उसी से आपने गीजर वाला कनेक्शन दिया है, ठीक है, या फिर इंडक्शन चूल्हा भी इसी पे चल रहा है। ये जो तीनों अप्लायंसेस है हाई वोल्टेज वाले, इस पे लोड ज्यादा गिर रहा है, इसी को बोलते हैं ओवरलोडिंग। जब इस पे ओवरलोडिंग होगा तो फिर ये क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा, और आग पकड़ने की वजह से इसके अंदर का सब सामान मेल्ट होने लगेगा। मेल्ट होने के बाद डर रहता है कि क्या हो सकता है वापस, क्योंकि अंदर का जो कोटिंग है वो मेल्ट होके निकल जाएगा, लाइव और न्यूट्रल वायर एक साथ टच हो जाएंगे और बड़ा वाला धमाका हो जाएगा, और आपके जितने भी अप्लायंसेस इसके साथ लगे रहेंगे सब खराब हो जाएंगे। समझ में आया ओवरलोडिंग क्या होता है? ठीक है, ओवरलोडिंग का डेफिनेशन देखेंगे। Overloading means when large amount of energy flow through a circuit beyond the permissible value of current is overloading and this causes fire। हर चीज का एक अमाउंट होता है। अब नॉर्मल चार्जर वार्जर एक साथ लगाओ चलेगा, बट किसी सर्किट में आपने ज्यादा लोड डाल दिया, 220 वोल्ट से ज्यादा लोड डाल दिया, तो फिर वो क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, और फिर आपके सारे अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। आफ्टर ओवरलोडिंग वी हैव द कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा डिवाइस होता है जिसके बीच में ना मैग्नेटिक मटेरियल होता है। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक मटेरियल? ऐसा कोई भी मटेरियल जो मैग्नेट को चिपकता हो। बेस्ट एग्जांपल आयरन, लोहा मैग्नेट को चिपकता है। तो सपोज आपने एक ऐसा मटेरियल लिया जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक यानी कि जो मैग्नेट को चिपक सकता है, और उसको किससे सराउंड कर दिया? कॉइल। कॉइल किसका? कॉपर वायर का कॉइल। आपने एक ऐसा कंडक्टर लिया, उसमें कॉपर वायर लगाया, और उस कॉपर वायर के दो एंड को अपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो थोड़े टाइम के लिए ये चीज आपका क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैग्नेट। अगर आपने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी तो वापस नॉर्मल बन जाएगा। बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। Electromagnet is device consisting core of magnetic material surrounded by a coil through which electric current is passed to magnetize the core। मतलब आप जो मटेरियल यूज कर रहे हो उसके आसपास आप कॉपर का क्या लपेटोगे? वायर लपेटोगे, और कॉपर के वायर से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे थोड़ी देर के लिए ये चीज लोहे की चीजों को अपनी तरफ क्या करने लगेगा? अट्रैक्ट, मतलब वो मैग्नेट बन जाएगा, और वापस जैसे आप करंट का सप्लाई बंद कर दोगे नॉन मैग्नेटिक बन जाएगा। समझ में आया? जो क्रेन्स होते हैं ना, बड़े बड़े क्रेन्स, गाड़ियां उठाने के लिए जो क्रेन्स यूज किए जाते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज की जाती है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? आपके मोटर के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी यूज करके मोटर घुमाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। इंडिया में जो सर्किट्स होते हैं हमारे घरों में कहीं पर भी, उनके अंदर से कितने वोल्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होता है? उसमें पास होता है 220 वोल्ट। कितने में पास होता है? 220 वोल्ट। आप इंडिया में कोई भी सर्किट देख लो, हर सर्किट में से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आता है? 220 वोल्ट। और इसमें कितने वायर्स होते हैं? लाइव वायर होता है और न्यूट्रल वायर होता है। कौन सा वायर होता है? लाइव। लाइव से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो एकदम, मतलब उसमें से उसको आप छोड़ोगे तो आपको करंट लग जाएगा। न्यूट्रल वायर से कुछ पास नहीं होता, वो करंट को रिवर्स लेके जाने के लिए यूज होता है, बट इट सर्किट कंप्लीट करने के लिए। और नॉर्मली हमारे घरों में कौन सा सप्लाई आता है? एसी। और बैटरी से जो करंट मिलता है डीसी करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट बोलते हैं। एक और एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, शायद आगे जो स्टूडेंट्स फिजिक्स लेकर पढ़ाई करेंगे या जो साइंस लेकर पढ़ने वाले हैं, एसी करंट जो होता है ना, एसी करंट वो ऐसे वेव फॉर्म में होता है, गॉट इट, और डीसी करंट सिंपल फॉर्म में होता है। अब जो हमारे घर पे इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर, उसका काम क्या होता है? एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना। मतलब वो वेव को किस में कन्वर्ट कर देता है? ऐसा स्ट्रेट में कन्वर्ट करता है, मतलब एसी टू डीसी, और फिर डीसी टू एसी भी करता है वो। समझ रहे हो? तो ये था आपका पूरा कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4 का इंपॉर्टेंस, विक्ट्री बैच डे 3। इसी के जस्ट बाद हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं एक और चैप्टर। ओके, तो ये सारा नोट्स जो है ये आपको हमारे वेबसाइट में प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप 11th स्टैंडर्ड प्लान कर रहे हो तो हमारा क्लासेस कैन बी योर चॉइस। आप हमारा क्लासेस 11th स्टैंडर्ड के लिए ज्वाइन कर सकते हो। कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स
तीनों स्ट्रीम हम पढ़ाते हैं एंड बेस्ट। मेरे चैनल पे थोड़े दिन के बाद 12th स्टैंडर्ड के लिए कॉमर्स प्लस साइंस दोनों के लिए एक्स्ट्रा बैच चालू हो रहा है। इसी तरीके से वन शॉट वीडियोस आएंगे, तो आप क्वालिटी देख सकते हो कितना मस्त होगा। ओके, तो सारा क्लासेस का जो भी डिटेल है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। फ्री में लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारा लेसन का इंपॉर्टेंस भी दे रहा हूँ। जो लोग लाइव बैठे हुए हैं अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके वीडियो के नीचे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।